गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए डेली करंट अफेयर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। 27 जनवरी के सभी करंट अफेयर को आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे 27 जनवरी के करंट अफेयर का। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर बात हो रही है नेशनल वोटर्स डे की। आप सभी को पता होना चाहिए कि इस दिन एक संवैधानिक संस्था की स्थापना की गई थी इंडिया में। कौन थी वो थी नेशनल इलेक्शन कमीशन। अगर हम नेशनल इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो एक संवैधानिक संस्था है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 बात करता है नेशनल इलेक्शन कमीशन के गठन की। इसे कहा जाता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। आपको पता है देश में जो इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम है, रिजल्ट घोषित करने का काम है, वो किसका है? नेशनल इलेक्शन कमीशन का है। तो क्या सभी इलेक्शन देश में नेशनल इलेक्शन कमीशन करवाता है? बिल्कुल नहीं। कुछ अगर हम यहां पर देखें कि नेशनल इलेक्शन कमीशन इलेक्शन किस किस के करवाता है, तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा, एक तो इनके मेंबर्स का जब इलेक्शन होगा तो नेशनल इलेक्शन कमीशन करवाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन नेशनल इलेक्शन कमीशन करवाता है। और इसके अलावा राज्य की विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं उनका भी आयोजन नेशनल इलेक्शन कमीशन करवाता है। लेकिन राज्य में जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं जैसे नगर पालिका, नगर निगम, इनके चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हमने हर बार देखा है, एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य की विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है, और अधिकतर स्टूडेंट आंसर करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, जबकि गलत है। राज्य की विधानसभाओं के चुनाव नेशनल इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही करवाए जाते हैं। तो 5 चीजें याद रखो: लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य की विधानसभाओं के इलेक्शन। ये कौन करवाता है? नेशनल इलेक्शन कमीशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में एक संवैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में सबसे पहली बार की गई थी। इसमें एक होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त, और सभी की नियुक्ति करते हैं भारत के प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का जब गठन किया गया था 25 जनवरी, इसी को देश में हर साल नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर यहां पर इजीली हमको मिल जाएगा कि नेशनल वोटर्स डे हर साल कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, क्योंकि नेशनल इलेक्शन कमीशन का इस दिन गठन किया गया था 1950 में। अब यहां पर एक और चीज, क्या जब से नेशनल इलेक्शन कमीशन बनाए तब से हम नेशनल वोटर्स डे भी मना रहे? बिल्कुल गलत। पहली बार इंडिया में नेशनल वोटर्स डे की शुरुआत की गई थी 2011 में। 25 जनवरी 1950 को नेशनल इलेक्शन कमीशन जो है उसके गठन के दिन को यह चिन्हित करता है 25 जनवरी, और 2011 से हमने डिसाइड किया था कि हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाएंगे 25 जनवरी को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्थापना आपको पता चल गई। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इसमें पद तीनों के सेम होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में इस संस्था का उल्लेख देखने को मिलता है। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि इलेक्शन ये किस किस का करवाता है। अब 25 जनवरी को अगर हम अदर डे देखें तो एक हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसके अलावा 1971 में पंजाब से अलग किया गया था हिमाचल प्रदेश राज्य को। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे के रूप में भी ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में। नेशनल टूरिज्म डे भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये अदर डे है 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे के साथ। सेकंड देखेंगे, आपको पता है कल हमारा रिपब्लिक डे था। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यहां से एक क्वेश्चन हमने पॉलिटी में अक्सर देखा है, जब पूछा जाता है कि भैया भारतीय नेताओं ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना? तो यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। इस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी, 15 अगस्त को मनाएंगे ना स्वतंत्रता दिवस। तो 1930 में इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था पहली बार। तो यह बिल्कुल सही है, आंसर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर हम इतिहास को उठाकर देखते हैं,
आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था और उसको अंगीकृत कर लिया गया था, मतलब अपना लिया गया था, लेकिन देश में लागू नहीं किया गया। 26 नवंबर 1949 को जब देश में संविधान को अपनाया गया था ना, उस दिन को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि 26 नवंबर को 1949 में जब संविधान तैयार हो गया तो उसको लागू क्यों नहीं किया गया और इंतजार किस बात का किया गया? तो देखिए, पहले से एक हिस्टोरिकल डेट थी हमारे पास 26 जनवरी। हिस्टोरिकल इसलिए क्योंकि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर में, दिसंबर 1929 में। अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। यह क्वेश्चन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी एग्जाम में हमने देखा है। तो 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, तो पहली बार यह घोषणा की गई कि भाई हम 26 जनवरी को नेक्स्ट ईयर से, मतलब 1930 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को जो पूर्ण स्वराज का ड्राफ्ट था वो रखा गया था लोगों के सामने। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस के द्वारा, लेकिन उसका ड्राफ्ट रखा गया 26 जनवरी 1930 को, अगले साल, और इंडिपेंडेंस डे की शुरुआत की गई। आगे चलकर देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो इंडिपेंडेंस डे शिफ्ट हो गया 15 अगस्त को। अब जो 26 जनवरी की हिस्टोरिकल डेट थी, इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रोका गया कि भैया 26 जनवरी की जो डेट है वो मतलब वेस्ट ना हो, और 2 महीने वेट किया कि भाई संविधान को हम 26 जनवरी को लागू करेंगे। तो फिर आगे चलकर 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया, क्योंकि 1930 से इस दिन इंडिपेंडेंस डे के रूप में लगातार मनाते आ रहे थे 1947 तक। ठीक है, तो आपको पता है जब संविधान का निर्माण हुआ था ना, क्योंकि संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी हमने मनाई, तो बेसिक चीजें हमको पता होना चाहिए। जब संविधान बना था ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 284 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने संविधान पर साइन किया था। अब क्या होता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, तो काफी लोगों को लगता है कि संविधान को लिखने वाले व्यक्ति भी भीमराव अंबेडकर है, पर ऐसा नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनल ड्राफ्ट को अप्रूव किया था, बनाया था, लेकिन संविधान को, जो मूल संविधान की प्रति है, उसको लिखने वाले व्यक्ति हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो कि एक कैलीग्राफर आर्टिस्ट थे, उन्होंने डिमांड करी थी कि संविधान के हर पन्ने पर मेरा नाम होना चाहिए। उन्होंने पैसा कुछ नहीं लिया, उनकी एक ही डिमांड थी कि संविधान के हर पेज पर मेरा नाम होगा और लास्ट पेज पर मेरा नाम लिखा जाएगा मेरे दादाजी के नाम के साथ, तो ही मैं संविधान लिखूंगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उनकी डिमांड को मान लिया और संविधान की मूल प्रति के हर पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम देखने को मिलता है। यह भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आपको पता चल गया कि 26 जनवरी को ही संविधान को लागू क्यों किया गया, क्योंकि 1930 से इस दिन हम, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते आ रही थी 26 जनवरी को। इसलिए 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आगे चलकर लागू किया गया। डन हो जाता है। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए आज के लिए करंट अफेयर 2025 का जो हमारा ईयरली पैकेज है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, पहले भी मैंने आपको दिया है, यह आप सभी के लिए बायलैंग्वेज अवेलेबल है, जहां पर आपको 2024-25 का पूरा करंट अफेयर यहां पर अवेलेबल होता है और यह आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 99 रुपीज का आपका कूपन कोड जनरेट हो जाएगा जब आप इसे अवेल करेंगे, और 99 रुपीज का ऑफ आप अदर कोर्सेज पर ले सकते हैं। उसके बाद इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, करंट अफेयर 2025 के ईयरली पैकेज की। और अगर कोई भी डाउट आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। आपको अगर कोई भी हर्डल आ रहा है, कोई भी आपका क्वेरी है, तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। आगे बढ़े। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपना 100वां उपग्रह कब लॉन्च करेगा? तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अपना 100वां सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है 29 जनवरी को। 29 जनवरी 2025 में यह अपना 100वां उपग्रह लॉन्च करेगा इसरो। ये जो उपग्रह है, ये लॉन्च व्हीकल जिससे लॉन्च किया जाएगा वो है GSLV F-15, ये लॉन्च व्हीकल का नाम है, और जो सैटेलाइट है उसका नाम है NVS-02।
एक नेविगेशन सैटेलाइट आप इसको बोल सकते हैं, NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट है। इस सीरीज में 5 सैटेलाइट लॉन्च किए जाने, जिसमें से ये दूसरा है। एनवीएस फर्स्ट पहले लॉन्च किया जा चुका है और अब एनवीएस सेकेंड को लॉन्च किया जाएगा सैटेलाइट को। ओके, लॉन्च व्हीकल है GSLV F-50। भारत में आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है और यहीं से इसरो लॉन्च करेगा 29 जनवरी को हमारा 100वां सैटेलाइट। अब यहां पर देखिए, NVS-02 सैटेलाइट और नाविक सिस्टम के बारे में हमको पता होना चाहिए। पहले हम नाविक सिस्टम को समझते हैं कि ये क्या है। नाविक सिस्टम की बात करें तो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसमें क्या होगा, नेविगेशन के लिए हमने बहुत सारे सैटेलाइट, ऑलमोस्ट 15-20 सैटेलाइट पहले से लॉन्च कर रखे हैं। अब उसी में जोड़े जाएंगे NVS सीरीज के 5 और सैटेलाइट, ताकि इंडिया के आसपास का इंडियन बॉर्डर जो है और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर का जो एरिया है उसकी एग्जैक्ट पोजीशनिंग हम कर सकें, एग्जैक्ट हमको हर चीज पता चल सके। भाई सीधी सी बात है, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि हमारा नेविगेशन सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे। तो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसे नाविक के नाम से जाना जाता है। पहले से सैटेलाइट है, लेकिन और ज्यादा सैटेलाइट यहां पर स्थापित किए जाएंगे अंतरिक्ष में, पृथ्वी भारत के ऊपर कक्षा में, ताकि हमें पूरी इंडियन बॉर्डर्स का मैप चाहिए तो मैप मिल जाए। अगर कोई घुसपैठ कर रहा है तो उसकी मतलब रियल टाइम इंफॉर्मेशन सारी की सारी हमको अवेलेबल होगी। तो ये NVS जो सेकेंड सैटेलाइट है, वो 5 सैटेलाइट यहां पर लॉन्च किए जाने हैं NVS सीरीज के। इसमें दूसरा लॉन्च किया जा रहा है जो कि हमारा 100वां सैटेलाइट बनेगा NVS मिशन के तहत। किस लॉन्च व्हीकल के माध्यम से, क्वेश्चन हमारा यह भी हो सकता है, तो GSLV F-15 के माध्यम से। ओके, तो ये आपको बेसिक चीजें यहां पर समझ में आ गई। नाविक का उपयोग नागरिकों की सुरक्षा और सिक्योरिटी के पर्पस से, नेविगेशन जो हमारे सर्विसेज है उनको और ज्यादा स्ट्रांग किया जा सके, इसलिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। और NVS सीरीज का दूसरा सैटेलाइट है 5 में से, और यही 100वां सैटेलाइट बन रहा है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पहले भी मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, है ना, कैजुअली मैं आपको बताता रहता हूं कि इंडिया के जितने भी सैटेलाइट है, अंतरिक्ष से संबंधित स्पेस से जुड़ी सारी एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार है हमारा इसरो। यह हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे विक्रम साराभाई, और वर्तमान में इसरो के प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं वी नारायणन। अभी कुछ समय पहले ही इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो वी नारायणन इसरो के वर्तमान में चेयरमैन के पद पर हैं। 2025 में स्टेक आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अमेरिकी संस्थान का एक मौसम विज्ञान के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है स्टेक आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में पूर्वानुमानों के लिए जिस भी व्यक्ति ने या संस्थान ने अच्छा काम किया होगा, अपना योगदान दिया होगा, उसको दिया जा सकता है स्टेक आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड। और ये 2025 में इस साल दिया गया भारत के मृत्युंजय महापात्रा को। आप बोलेंगे कि ये मृत्युंजय महापात्रा कौन है, या अवार्ड कौन सी संस्था देती है? अमेरिका की। तो अमेरिका की अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी एक संस्था है। इसका एक डिपार्टमेंट है, एक आयोग है जिसका नाम है कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्टिविटीज। इसे ही शॉर्ट में कहा जाता है स्टेक। इसने हाल ही में आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड 2025 दिया है, स्टेक आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड 2025 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल को, और ये डायरेक्टर जनरल हैं मृत्युंजय महापात्रा। ओके, मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए, इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए, टेक्नोलॉजी विकसित करने में मदद के लिए मृत्युंजय महापात्रा को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, महापात्रा की बात करें तो इंडियन ओशियन रीजन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनके बारे में पहले से ही पूर्वानुमान
जो सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है, जो पूर्वानुमान लगाए हैं, जो सिस्टम बना है, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत सारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स थे उनके पहले ये एग्जैक्ट इन्होंने अंदाजा लगाया है और बताया है उन ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। ठीक है, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, इसीलिए अमेरिकी मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा इन्हें स्टेक आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड 2025 दिया गया। मृत्युंजय महापात्रा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल। देखिए, वैसे अवार्ड तो आपको पता चल ही गया है, हर साल दिया जाता है अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा, और मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। यहां पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल को दिया गया है ना, तो इनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। मृत्युंजय महापात्रा जिस संस्थान के डायरेक्टर जनरल है उस संस्थान की बात करते हैं। नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया में मौसम के पूर्वानुमान लगाने के लिए जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए काम करने वाली संस्था है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी और अभी 14 जनवरी 2025 को इसकी 150वीं जयंती, स्थापना दिवस, सॉरी जयंती बोलना गलत है, फाउंडेशन डे मनाया गया है, स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, 14 जनवरी 2025 को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आगे आएंगे, जयंती तो व्यक्ति के लिए मनाई जाती है। चलिए आगे आइए। भारत के पहले ह्यूमन अंडर वाटर मिशन का नाम क्या रखा गया है? भारत के पहले ह्यूमन अंडर वाटर मिशन, देखिए क्या होता है, समुद्र इतने राज छुपाकर बैठा है जिसको निकालना ह्यूमन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत राज हैं जो कि समुद्र के गर्त में, गहराइयों में देखने को मिलेंगे। अगर हम सॉफ्टली बात करें ना, तो बहुत सारे मेटल्स ऐसे मिल सकते हैं समुद्र की गहराइयों में जो कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट की दिशा है ना वो बदल सकते हैं, दुनिया की दिशा को बदल सकते हैं। इसीलिए समुद्र की गहराइयों में जाकर खोज करना बहुत जरूरी। इसीलिए ह्यूमन अंडर वाटर मिशन इंडिया का पहला जो मानव को लेके जाएगा समुद्र की गहराई में, लॉन्च किया गया है और इस मिशन को नाम दिया गया समुद्रयान। क्या नाम दिया गया? समुद्रयान। एक सबमरीन जैसी संरचना बनाई जाएगी, हालांकि ये छोटी रहेगी, और इसको गहराई तक भेजा जाएगा और ये ह्यूमन को ले जाने में सक्षम। तो हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत भारत का यह पहला मानव संचालित गहरे समुद्र में उतरने वाला एक सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट बनाया गया है, सबमरीन की तरह बनाया गया है, जिसका नाम है मत्स्य 6000 या मत्स्य 6000। 2026 तक 6000 मीटर की गहराई में इसे भेजने की योजना है, 6 किलोमीटर अंदर तक समुद्र में। और इंटरेस्टिंग यह है कि मानव संचालित है, मतलब ह्यूमन के साथ ह्यूमन भेजे जाएंगे इसमें। अभी तक 5 देश ही ऐसे हैं जो कि समुद्र की गहराई तक मानव संचालित सबमर्सिबल अप्लाई कर पाए हैं या सबमर्सिबल का निर्माण कर पाए हैं। इनमें फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस और जापान ने यह कारनामा किया। अब एक और देश बनने वाला है इंडिया। अभी अंडर टेस्टिंग है, जैसे ही तैयार हो जाएगा तो अगले साल तक हम 6000 मीटर की गहराई तक जा पाएंगे विथ ह्यूमन। और नाम दिया गया है इस मिशन को समुद्रयान मिशन। उद्देश्य, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट मेटल्स मिल सकते हैं समुद्र में, कोबाल्ट, तांबा, मैग्नीज और ऐसे भी जो अभी तक हमने नहीं खोजे। इसके अलावा मीथेन स्रोतों का अध्ययन किया जा सकता है। जो ओशियन रिसर्च है इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को बढ़ावा मिल सकता है अगर हमें समुद्र के बारे में पूरा नॉलेज हो। ठीक है, तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया था, डीप सी मिशन, जिसके तहत ही समुद्रयान को लॉन्च किया गया। डीप सी मिशन शुरू किया गया था 2021 में। मिनिस्ट्री, जो हमारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये नोडल मिनिस्ट्री है डीप सी मिशन की, और इसके लिए बजट रखा गया था 4077 करोड़ रुपए। अब इसी के तहत समुद्रयान लॉन्च किया गया है और गहरे पानी में एक सबमर्सिबल मत्स्य 6000 को भेजा जाएगा जो कि मानव को लेके जाएगा। हाल ही में भारतीय सस्टेनेबल नेचुरल रबर इनिशिएटिव का इनॉग्रेशन कहां किया गया?
तो इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर इनिशिएटिव का इनॉग्रेशन किया गया है, लॉन्च की गई है केरल के कोट्टायम में। क्योंकि जो रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर है ना, इंडियन रबर बोर्ड का, भारतीय रबर बोर्ड का, वो देखने को मिलता है केरल के कोट्टायम में। तो इसीलिए जो इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर इनिशिएटिव है उसे भी कहां लॉन्च किया गया, केरल के कोट्टायम में। ठीक है, तो प्लेस तो हमको पता चल गया कि प्लेस कहां है लॉन्च किए जाने का। अब उद्देश्य क्या है इस इनिशिएटिव का? भारत में जो रबर प्रोड्यूस करने वाले जितने भी लोग हैं, कंपनीज हो, लोग हो, किसान हो, उन सभी के उत्थान से संबंधित है इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर इनिशिएटिव। जो किसान है और जो प्रोड्यूस करने वाले उत्पादक है, उनको शून्य लागत में सर्टिफिकेशन प्रदान करना, ताकि उन पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ ना पड़े। तो ऑल ओवर रबर उत्पादन को बढ़ाना, जो रबर उत्पादित करने वाले किसान हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनको अवेयर करना, उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करना, मुख्य उद्देश्य इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर इनिशिएटिव को लॉन्च किए जाने का। और इसे लॉन्च किया गया केरल के कोट्टायम में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। रबर बोर्ड या इंडियन रबर बोर्ड, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इसका हेडक्वार्टर केरला के कोट्टायम में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी। और यह इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। रबर के क्षेत्र में रिसर्च करना, है ना, इन्हीं इनिशिएटिव आइडियाज को बढ़ावा देना, ट्रेनिंग एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ये सभी काम हैं राष्ट्रीय रबर बोर्ड के या भारतीय रबर बोर्ड के। हेडक्वार्टर केरला के कोट्टायम में देखने को मिलता है। हाल ही में चर्चित वेगई नदी किस राज्य में स्थित है? वेगई नदी का बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है तमिलनाडु राज्य में। अभी ये सुर्खियों में थी, कोर्ट के डिसीजन के कारण, कोर्ट में जो हियरिंग चल रही थी उसके कारण अभी ये सुर्खियों में रही है। वेगई नदी तमिलनाडु राज्य में बहती है। इंपॉर्टेंट, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने अभी निर्देश दिए हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि भैया तमिलनाडु के 5 जिलों में एक्शन प्लान को लागू किया जाए, ताकि वेगई नदी में जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है इन 5 अलग अलग जिलों में, उनको रोका जा सके। क्योंकि मदुरई नेचर कल्चरल फाउंडेशन, उसकी एक रिपोर्ट है वेगई नदी पर, और उसने बताया है कि भैया 5 जिले पर्टिकुलर तमिलनाडु के, जिसका मेंशन किया है मद्रास हाईकोर्ट ने, वहां पर 177 स्थानों से नदी में सीवेज और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो मिल रहा है, जिसके कारण नदी लगातार पॉल्यूटेड होती जा रही। झींगा मछली के पालन से भी बहुत सारे रसायनों का झींगा मछली पालक जो है उपयोग करते हैं इस नदी में, जिससे ये नदी धीरे धीरे खत्म होती जा रही। तो मद्रास हाईकोर्ट ने वेगई नदी के संरक्षण के लिए हाल ही में निर्देश जारी किए, इंस्ट्रक्शन जारी किए तमिलनाडु गवर्नमेंट को। तमिलनाडु में बहने वाली नदी है वेगई नदी। 258 किलोमीटर का इसका बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। तमिलनाडु में ही वरुसनाडु पहाड़ियां है, वहां से उद्गम होता है और ये दक्षिण की ओर बहते हुए कम्बम घाटी होते हुए पाक की खाड़ी में जाकर गिरती है। कौन सी नदी है? वेगई रिवर। ठीक है, अगर आप देखें तो दक्षिण की तरफ, मतलब पहले पूर्व की तरफ जाती है और फिर दक्षिण पूर्व की तरफ बहती है, और ये जो पाक की खाड़ी है वहां पर जाकर गिरती है। तो वेगई नदी अभी सुर्खियों में थी, तमिलनाडु राज्य में बहने वाली नदी है। आगे आएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी सुर्खियों में भी है और स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन होता है इस पर्टिकुलर न्यूज पर, समझ नहीं आता है और बहुत ही इंटरेस्ट भी होता है स्टूडेंट को। आज हम इसी से क्वेश्चन ले रहे। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भारत में पहली बार कब लाया गया था? तो आंसर ले लेते हैं पहले, फिर हम देखेंगे ये सुर्खियों में क्यों है, और अभी आप सोचेंगे कि हमारे लिए इंटरेस्टिंग क्या है। तो देखिए, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें तो ये इंडिया में लाया गया था 1968 में। इंडो चाइना वॉर 1962, इंडो पाक वॉर 1965, उसके बाद इंडिया में लाया गया था 1968 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। सर हमारा क्या लेना देना? तो सैफ अली खान बहुत सुर्खियों में है ना, अभी एक हमला भी हुआ है उन पर, तो उस कारण भी सुर्खियों में थे। और इसके अलावा एक न्यूज आ रही है सैफ अली खान से संबंधित कि उनकी 15,000 करोड़ की जो संपत्ति है ना,
स्पेशली भोपाल और एमपी के रायसेन के आसपास, उनको गवर्नमेंट ले सकती है, गवर्नमेंट के अंडर में वो सब जा सकती है। तो ये न्यूज काफी सुर्खियों में। अब इसका लेना देना है सीधा सीधा एक एक्ट से जिसका नाम है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, शत्रु संपत्ति अधिनियम इसे कहा जाता है। 1968 में देश में से लागू किया गया था। अब आप सोचेंगे कि इस एक्ट से सैफ अली खान का क्या लेना देना और उनकी 15,000 करोड़ की संपत्ति का क्या लेना देना। अरे बाप रे, 15,000 करोड़ की संपत्ति बहुत होती है। देखो, अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक स्टे था सैफ अली खान की प्रॉपर्टी पर, उसको खारिज कर दिया और डिवीजन बेंच में 1 महीने की मोहलत दी थी कि सैफ अली खान अप्लाई कर सकते हैं डिवीजन बेंच में, लेकिन शायद उन्होंने अप्लाई नहीं किया है अभी तक। ठीक है, तो ये न्यूज आ रही थी कि भैया हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत सैफ अली खान की प्रॉपर्टी ले सकती है। अब देखिए क्या होता है, सैफ अली खान के पास अभी ऑप्शन है, जैसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच के पास जाने का या फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का अभी ऑप्शन है। तो अभी के लिए तो केस चलता रहेगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं सबसे पहले कि शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 क्या है और सैफ अली खान की प्रॉपर्टी जब्त करने से इसका क्या लेना देना। ये पूरी जो चेन है ना, जो भोपाल के नवाब से चली आ रही है, उस पर बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। तो उसी के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 क्या है। देखिए, ऐसे लोग जो कि भारत के संघर्ष के समय, संघर्ष अब कैसा भी हो सकता है, स्वतंत्रता के समय का हो, इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर, ऐसे संघर्ष के समय में भारत छोड़कर पाकिस्तान जो शत्रु राष्ट्र है वहां पर जाकर बस गए, और शत्रु राष्ट्र में अभी आते हैं चाइना और पाकिस्तान। यहां पर जाकर बस गए तो उनकी जो इंडियन प्रॉपर्टी है ना, उसको भारतीय गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड कर लेगी, अपने कब्जे में ले लेगी, अपने अधिकार में ले लेगी। यही है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1986। समझ में आ गया? सिंपल। जो इंडिया के संघर्ष के समय इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान या चाइना चला गया, उसकी जो इंडियन संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसको इंडियन गवर्नमेंट अधिग्रहित करेगी और वो इंडियन गवर्नमेंट की संपत्ति है। ओके, तो पहली चीज तो ये समझ में हो गई, छोड़ी गई जो उनकी प्रॉपर्टी है वो इंडियन गवर्नमेंट ले लेगी। चलो अब बैकग्राउंड देखते हैं। 1962 इंडो चाइना वॉर, 1965 इंडो पाक वॉर, उसके बाद ये एक्ट लाया गया था 1968 में। अब सैफ अली खान के संबंध में यह मामला है कि सैफ अली खान की संपत्ति पहले सैफ अली खान की थी 15,000 करोड़, लेकिन क्या होता है कि 24 फरवरी 2015 में क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को जो सैफ अली खान के पास है, भोपाल की और एमपी के रायसेन की, स्पेशली भोपाल में तो बहुत ज्यादा, उसे एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर देता है। कौन? ऑफिस ऑफ द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ही एक संस्था है ना, वैधानिक संस्था है। इसने क्या किया कि शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया सैफ अली खान की संपत्ति को 2015 में, और नोटिस जारी किया गया सैफ अली खान की फैमिली को। अब होता यह है कि सैफ अली खान एमपी हाईकोर्ट चले आते हैं, क्योंकि भोपाल में उनकी संपत्ति है, तो एमपी हाईकोर्ट चले आते हैं, एमपी के जुरिडिक्शन में, एमपी हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन में यह मामला आता है। 2015 में सैफ अली खान चले आते हैं इस संस्था के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, और उनको मिल जाता है स्टे। अब वो केस चल रहा था, अभी सडनली क्या हुआ कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लास्ट मंथ 2024 में इस स्टे को खारिज कर दिया, और सैफ अली खान को कहा कि भाई आप डिवीजन बेंच में अप्लाई कर सकते, 1 महीने का आपको समय। अभी तक तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो अब ऐसा बोला जा रहा है कि शायद सैफ अली खान की संपत्ति को भारतीय गवर्नमेंट अधिग्रहित कर सकती है, अपने पास ले सकती है। ठीक है, अभी पूरे इंडिया में अगर हम एनिमी प्रॉपर्टी देखें तो 12,983 एनिमी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, जिसमें सबसे ज्यादा यूपी में 5,688 और पश्चिम बंगाल में 4,354 है। यह है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। पर सर सैफ अली खान की संपत्ति के बारे में तो हमको समझ ही नहीं आया कि उनकी संपत्ति को जब्त क्यों किया जा रहा है, वो कौन से एनिमी है। तो शुरुआत होगी इतिहास से, और ये है शुरुआत के सबसे पहले व्यक्ति जहां से इस विवाद की शुरुआत देखने को मिल रही है, हामिदुल्लाह खां। कौन है भाई ये?
तो मध्य प्रदेश में रहने वाले या मध्य प्रदेश जीके पढ़ने वाले इनको अच्छी तरीके से जानते होंगे। भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खां, इन्हीं से लेकर 3 जून 1949 को भोपाल को भारत संघ में मिलाया गया था। हमीदुल्लाह खां से ले लिया गया था भोपाल को 3 जून 1949 को, और एमपी भारत संघ में मिला लिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय। हमीदुल्लाह खां ने क्या बोला था, अपनी जो इन्होंने वो बनाई थी वसीयत, उसमें इन्होंने कहा था कि मेरा जो सबसे बड़ी संतान होगी, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, मेरी पूरी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी मेरी वो संतान होगी जो पहली है, सबसे बड़ी है, अब वो लड़की हो या लड़का हो। ठीक है, ये इनकी वसीयत है। अब क्या होता है, हमीदुल्लाह खां की 3 बेटियां होती है, हमारे लिए 2 बड़ी बेटियों की जरूरत है, तो हम उनकी बात करेंगे। 3 बेटियों में से 2 बड़ी बेटी में सबसे बड़ी बेटी है अम्बिदा सुल्तान और फिर है साजिदा सुल्तान। अब क्या होता है कि जब भोपाल का भारत संघ में विलय किया जाता है तो 1950 में अम्बिदा सुल्तान चली जाती है पाकिस्तान। कहां चली जाती है? पाकिस्तान। वैसे आपको पता है हमीदुल्लाह खां भोपाल के भारत संघ में विलय के खिलाफ थे, पाकिस्तान मिलना चाहते थे। अब भैया इनकी बेटी चली जाती है 1950 में पाकिस्तान, ये बड़ी बेटी है और वसीयत के हिसाब से यही है उत्तराधिकारी, लेकिन ये चली गई पाकिस्तान। उसके बाद अम्बिदा सुल्तान की छोटी बहन मतलब हमीदुल्लाह खां की जो सेकेंड डॉटर होती है साजिदा सुल्तान, ये इंडिया में रहती है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि जो नवाब की संपत्ति होती है उसका उत्तराधिकारी बना देती है साजिदा सुल्तान को। अब पूरा जो अधिकार है संपत्ति का 15,000 करोड़ की, वो साजिदा सुल्तान के पास आ जाता है। ये पटौदी के नवाब से शादी करती है और वो है इफ्तिखार अली खान पटौदी। इनसे इनकी शादी होती है, दोनों का एक बच्चा होता है मंसूर अली खां पटौदी। अब कितने हैं वो तो मेरे को पता नहीं, पर मंसूर अली खां पटौदी। ठीक है, अब ये शादी करते हैं शर्मिला टैगोर से और इन दोनों की संतान है सैफ अली खान। अभी ये प्रॉपर्टी सैफ अली खान के अंडर में थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमीदुल्लाह खां वसीयत उनका उत्तराधिकारी कौन था? अम्बिदा सुल्तान। बस इसी आधार पर जो ये संस्था हमने देखी है ऑफिस ऑफ द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया कि अधिग्रहित कर लिया, कस्टोडियन में ले ली अपने, और सैफ अली खान की फैमिली को भेज दिया समन कि भाई ये तो पाकिस्तान चली गई ना, तो शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत पूरी संपत्ति ये किसके हाथ में आनी चाहिए? गवर्नमेंट के हाथ में। तो ये केस चल रहा है कि भाई ऑफिशियली तो अम्बिदा सुल्तान हमीदुल्लाह खां की उत्तराधिकारी है, क्योंकि वो तो लिख के गए, तो बस ये चली गई पाकिस्तान, तो अब पूरी संपत्ति किसकी? इंडियन गवर्नमेंट की। तो ये केस चल रहा है इस तरीके से। आया समझ में? आई होप मैं आपको समझा पाया हूंगा कि मुद्दा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में सम्मान संजीवनी ऐप किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है हरियाणा सरकार को। हरियाणा में पहले से एक योजना चल रही है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। सैनिटरी पैड या सैनिटरी नैपकिन जो होता है ना, उसके वितरण से संबंधित ये योजना है। राज्य में बीपीएल कार्ड धारक जो महिलाएं हैं 10 से लेकर 45 वर्ष तक की जो लड़कियां हैं, उन्हें सैनिटरी नैपकिन्स प्रदान करना महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब इसे मॉनिटर करने के लिए सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 के अवसर पर हरियाणा सरकार ने। ओके, तो मॉनिटरिंग करना है नॉर्मली महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की राज्य में। तो हरियाणा सरकार की ये एप्लीकेशन है जो कि हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया, सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन को। ओके, जो सैनिटरी नैपकिन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्र से या फिर स्कूल्स से किया जाता है। इसके डेटा को मॉनिटर करना मुख्य उद्देश्य इस एप्लीकेशन का। लास्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नौसेना के जहाज ने हाल ही में मॉरिशस में 25,000 वर्ग समुद्री मील के क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया? सर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण क्या? पहले यह समझो क्या होता है कि जो कोस्टल एरिया है, समुद्र का एरिया, नदी का एरिया, स्पेशली कोस्टल एरिया, वैसे तो नदियों की भी होती है पर कोस्टल एरिया की यहां पर बात करते हैं, जो समुद्री सीमाएं हैं, समुद्री क्षेत्र है ना, उनका सर्वेक्षण करना जहाज के माध्यम से, है ना, जो युद्धपोत है उसके माध्यम से, यह कहलाता है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण। इससे होगा क्या
कोस्टल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना पता चलेगी कैसी है। तो इन फ्यूचर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, कोई पोर्ट बनाना है, तो उसके बारे में पता चलेगा, है ना। कोस्टल एरिया के अध्ययन में मदद मिलेगी। और समुद्री अध्ययन जब किया जाता है, समुद्र के आसपास के एरिया का अध्ययन किया जाता है, कोस्ट के आसपास का, देखिए आसपास के समुद्री क्षेत्र का या नदियों के क्षेत्र का अध्ययन करना, यह है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण। आसपास के समुद्री एरिया में क्या क्या, है ना, बोल सकते हैं रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, कौन कौन से जीव पाए जा रहे हैं, तो ऑल ओवर हर चीज पता चलेगी। इंटरनल सिक्योरिटी को भी और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकेगा। कोस्टल एरिया पे अगर हमको नेवी लगानी है तो हम वो भी लगा पाएंगे, क्योंकि हमको पूरा स्ट्रक्चर पता है। तो इस तरीके से हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया जाता है समुद्र या नदियों का। तो भारतीय नौसेना का एक जहाज है आईएनएस सर्वेक्षक, नाम ही उसका आईएनएस सर्वेक्षक है। इसने मॉरिशस के कहने पर मॉरिशस में 25,000 वर्ग समुद्री मील क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है। ठीक है, तो सब पता चल गया वैसे तो आपको। जो हमारा ये पोत है ना, युद्धपोत आईएनएस सर्वेक्षक, ये मॉडर्न हाइड्रोग्राफिक सर्वे इंस्ट्रूमेंट से लेस है, जैसे फॉर एग्जांपल सोनार सिस्टम जिसके माध्यम से सर्वे किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर हैं, काफी सारी बोट्स हैं इसमें, और इनके साथ पूरा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है 25,000 वर्ग समुद्री मील क्षेत्र का मॉरिशस में इंडियन गवर्नमेंट ने, ताकि मॉरिशस की ब्लू इकोनॉमी और समुद्री क्षमताओं को विकसित किया जा सके। तो इंडियन और मॉरिशस के मध्य में समझौता है, और हमारा मित्र राष्ट्र है तो उसने हमसे रिक्वेस्ट की और हमने उसका काम किया। आईएनएस सर्वेक्षक के माध्यम से यह काम किया गया है। ठीक है, इंडियन युद्धपोत है इंडियन नेवी का। तो यहां पर 27 जनवरी के सभी करंट अफेयर हमने क्लियर किए। अब हम आते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। 24 जनवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य का। फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा इंडिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो यह रैंक है चौथी। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जा रहा है गुजरात के गांधीनगर में। 6th इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है कर्नाटका में। हाल ही में आयरलैंड के नए पीएम कौन बने? माइकल मार्टिन। सामाजिक, पर्यावरणीय और रचनात्मक बदलाव में योगदान के लिए क्रिस्टल अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है? यह दिया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाता है? तो यह किया जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। आगे आ जाएं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई संजय प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? तो इंडियन आर्मी और बीईएल। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो ये सारे करंट अफेयर लास्ट डे के हैं हमारे, हमने यहां पर रिवाइज कर लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देता हूं। एंग्लो इंडियन सीट जो है वो लोकसभा और राज्य की विधानसभा में से खत्म की गई थी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं फास्ट बॉलर शोएब अख्तर को पुकारा जाता है। हिमाचल प्रदेश में वो रामसर साइट जिसका क्षेत्रफल सबसे छोटा 20 हेक्टेयर है, तो वो है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश राज्य में। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसई की संधि पर साइन किए थे? लुशाई जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? और अरुणाचल प्रदेश किन देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करता है? तीनों ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। सेशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।